ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके हीजनबर्ग डी ब्रोगली इक्वेशन पे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो पीछे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूले पे बेस्ड आपके 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 3 न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करिए और चेक करिए कि ये कैसे हुए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल एंड थर्ड न्यूमेरिकल टोटली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी दी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको अगर दी है तो उसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आप इसे रख दीजिए। हाफ मास ये रहा, वेलोसिटी आपको नहीं पता, इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी है, और वी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। बाकी सारी चीजें आपको दी हुई है, मास दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट लेमडा। जस्टिफिकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉस्टुलेट ऑफ नील बोर। नील बोर ने जब यहाँ पे ये पॉस्टुलेट दिया था कि एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई का होता है, तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उस समय नहीं था। ये जो पॉस्टुलेट था ये थ्योरेटिकली डिराइव किया था, लेकिन अब जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्वेल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका डेरिवेशन पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर है यहाँ पे, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल। तो ये कैसे आया? आप अगर इलेक्ट्रॉन अब वेव फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों नेचर हैं, तो वो फिक्स सर्कुलर पाथ में नहीं चल सकता, इसको यहाँ पे वेव फॉर्म में चलना पड़ेगा। अगर वेव फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेगी, हमने उसको मान लिया n लैम्डा, और पूरा एक सर्कल जो सरकमफ्रेंस है वो आपका क्या होता है 2 पाई r। यहाँ पे हमने लैम्डा में जो रिलेशनशिप निकाला था डी ब्रोगली इक्वेशन से, लैम्डा की जगह हमने h अपॉन एम वी लिख दिया, और ये हो गया आप 2 पाई r इज इक्वल टू n डॉट h अपॉन एम वी। एम वी को यहाँ ले जाएंगे, 2 पाई को नीचे लाएंगे, तो ये पॉस्टुलेट आपका डिराइव हो गया। लेकिन ये तब डिराइव हुआ जब हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों कंसिडर किए, जबकि क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर से पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये करना क्या चाहते थे, ये इनका रिसर्च एरिया क्या था? इनका रिसर्च एरिया था कि हीजनबर्ग जो है ये एक ही टाइम पे निकालना चाहते थे दो चीजें, एक तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं, ये काम करते थे सारे ऑब्जेक्ट्स के केस में। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी अगर फिक्स सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी कि अगर गोलाकार सड़क है आपकी किसी पार्क के चारों तरफ, तो वो हो गया एक फिक्स सर्कुलर पाथ। अगर उस पर कोई कार चल रही है, साइकिल चल रही है, स्कूटर चल रहा है, तो उसकी वो पोजीशन और वेलोसिटी एक ही समय पे निकालना चाहते थे, यानी कि साइमल्टेनियसली। तो एक ही समय पे जब वो निकालते थे तो बड़े बड़े पार्टिकल के केस में तो वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो उनका ये रिसर्च एरिया था कि वो डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी एक ही समय पे साइमल्टेनियसली निकालते थे। उनका ध्यान गया जब नील बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसका मास भी है, इसका E/m रेशियो भी है, तो भाई एक पार्टिकल हो गया, और पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन फेल हो गए। नील बोर ने जो भी कुछ उनको बताया, उन्होंने कहा कि ये मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए नाम दे दिया हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप नील बोर के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो लास्ट पॉइंट इसी पे ही है कि जो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया गया है वो नील बोर के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है, यानी कि उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हीजनबर्ग करना क्या चाहते थे और वो इस तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अकॉर्डिंग टू नील बोर थ्योरी या एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चलता है, और उनका से इरादा इतना था कि वो एक ही समय पे पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाहते थे। वेलोसिटी को आप यहाँ पे मोमेंटम भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी को आप यहाँ पे मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये फेल क्यों हुए, इलेक्ट्रॉन के केस में ये दोनों चीजें क्यों नहीं निकाल पाए। समझिए, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में चल रही है तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक लाइट इंसिडेंट की। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब भी इस पे चलता हुआ इस रास्ते पे आएगा तो यहाँ पे इससे टकराएगी लाइट और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप यहाँ लगा दिए। उसके पीछे ऑब्जर्वर थे या फिर कोई मशीन थी, ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में कभी यहाँ पे आया, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद यहाँ से एक लाइट रे निकली, तो उन्होंने कहा मैं इसकी पोजीशन पकड़ लूंगा। ठीक है, पोजीशन पकड़ने के लिए दिमाग उन्होंने ये लगा लिया। अब हमारा जो देखने का प्रिंसिपल है वो क्या है, आंखों का जो देखने का प्रिंसिपल है वो आपका ये है कि यहाँ पे सपोज करो ये रेटिना है, रेटिना के अंदर अगर कोई लाइट यहाँ पे आती है तो वेव फॉर्म में आएगी और ये वेव फॉर्म जो है ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। ये एक वेव जो है ये एक सेंसेशन ये प्रोड्यूस करेगी जिससे कि आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन अगली पोजीशन तब पता चलेगी जब एक नई वेव आएगी। तो नई वेव जब आएगी तब इसकी आगे की पोजीशन पता चलेगी। ये जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी देर से वेव आएगी। जल्दी वेव चाहिए, जल्दी पोजीशन का ज्ञान चाहिए तो वेव को छोटा कर दो। वेवलेंथ अब ऐसी दिखनी चाहिए आपकी। अगर आप छोटी वेवलेंथ यहाँ पे लेते हो तो आपको ये कैसा दिखना चाहिए, आपको ये इस तरीके से दिखना चाहिए। ये छोटी वेवलेंथ हो गई, तो अब क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नई नई वेव जल्दी आ जाएंगी और नई वेव जल्दी आएगी तो सेंसेशन आपको पता चलेगा भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। आइडिया तो अच्छा था, दिक्कत कहाँ आई। हमने पढ़ा है, मैक्स प्लैंक ने ये बताया था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। यही पढ़ा है ना हमने। तो लेमडा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ इसकी लेमडा को कम कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ लेमडा बड़ा है या लेमडा छोटा हो गया ना, तो वेवलेंथ अगर छोटी करूंगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसकी पोजीशन को पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेमडा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि लेमडा छोटा करने से वेव क्या होगा, जल्दी जल्दी आएंगी, तो मुझे जल्दी जल्दी सेंसेशंस मिलेंगे रेटिना पे और मैं उसकी पोजीशन को मेजर कर पाऊंगा। लेकिन लेमडा छोटा करने पर यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा आने लग गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी। आप एक चीज को पकड़ना चाह रहे हो तो दूसरी चीज क्या हो रही है, अनसर्टेन। आप लेमडा छोटा करते चले जाओ, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। आपने कहा भाई ठीक है, चलो पोजीशन तो नहीं मेजर कर पा रहे, वेलोसिटी को कोशिश करते हैं। वेलोसिटी को कोशिश की तो एनर्जी कंट्रोल की, एनर्जी कंट्रोल की तो लेमडा बढ़ा दिया, लेमडा बढ़ा दिया तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो लेमडा बड़ा होने से पोजीशन गायब हो गई। अब वेलोसिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो पोजीशन आपको नहीं मिल रही है, पोजीशन मेजर कर रहे हो तो वेलोसिटी नहीं मिल रही है। तो एक चीज ही मेजर कर पा रहे हो, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो मेजर कर नहीं पा रहे। थक हार के एक प्रिंसिपल दे दिया, इसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिया किसने, हीजनबर्ग ने। ये कहा इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम। वेलोसिटी को आप m इन डेल्टा v भी लिख सकते हो या m इंटू वी ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। बड़े पार्टिकल के केस में सक्सेसफुल थे, लेकिन वेरी स्मॉल पार्टिकल के केस में ये नहीं बता पाएगी इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से ये पोजीशन। अब नील बोर तो ये कहते थे न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन है 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ रेडियस का। तो रेडियस निकालने का अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो हम पिन पॉइंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर से पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर भी। और वेव नेचर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होती है। कोई भी चीज की लोकेशन आप नहीं बता सकते। वेव फैली हुई है पूरे कमरे में, लाइट वेव, तो आप उसकी कोई लोकेशन नहीं बता सकते। और इलेक्ट्रॉन के अंदर जब वेव नेचर है तो आप उसकी पोजीशन मेजर कर ही नहीं सकते, है ना। और ना वो वेलोसिटी निकाल पाए ना पोजीशन। तो निकाल क्या पाए, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से निकाल पाए नहीं, निकाल पाए, लेकिन दायरा बता दिया कि पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की ये थोड़ी सी न्यूक्लियस के पास हो सकती है या थोड़ी सी न्यूक्लियस से दूर हो सकती है। जैसा मैंने अभी वेव फॉर्म में आपको पीछे दिखाया था, जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, थोड़ा ये न्यूक्लियस के पास है और एक मोमेंट पे न्यूक्लियस से दूर भी है। अगर वेव फॉर्म में है तो आप उसकी एक्यूरेट पोजीशन तो नहीं बता सकते ना कि यहाँ पे पड़ा है इलेक्ट्रॉन, हमेशा तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी की बात हुई, भाई कितना पोजीशन वेरी कर सकता है।
तो आप कहोगे जी ज्यादा से ज्यादा ये इतनी दूर हो सकता है और इतना पास हो सकता है, तो ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स। और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक रेंज, एक पिन पॉइंट वैल्यू नहीं है, वो भी आप बताओगे हाँ भाई वेलोसिटी कितनी है, ये 30 से 40 के बीच में हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता हाँ 40 से ऊपर नहीं होगी, 30 से नीचे नहीं होगी। दिस इज अनसर्टेन वेलोसिटी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये किसके बराबर या ग्रेटर देन होगा, h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे h अपॉन 4 पाई के ये ग्रेटर होना चाहिए, ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लीकेशन सम बराबर हो सकता है या ग्रेटर लेस देन नहीं हो सकता कभी। ठीक है, तो अनसर्टेन प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं, तो आप इनका अगर जो आप प्रोडक्ट निकालोगे वो अगर इससे बड़ा है या इसके बराबर है तभी अनसर्टेन प्रिंसिपल वहां पे लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये इसकी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, एज वी कम अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट whose position do not change on collision with photon। अब डेली लाइफ में आप क्या सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, हमसे तो कितने फोटोन टकरा रहे हैं पूरे दिन में, क्या हमारी पोजीशन बदल रही है, नहीं। क्या आप थोड़े से पीछे हट गए, दाएं बाएं हो गए, नहीं, कोई पोजीशन में अंतर नहीं आया। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि सूरज के नीचे आप गए और बहुत सारे फोटोन टकरा रहे और आप भागना शुरू हो गए एनर्जाइज होके, ऐसा भी नहीं होता। तो हमारी ना पोजीशन बदलती है ना वेलोसिटी बदलती है, ना तो हमारी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से पोजीशन चेंज नहीं होती ऑन कोलिजन विद फोटोन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ऐसा हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड या एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। देखिए हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये रहा, ये आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे आपने मोमेंटम को m डेल्टा v लिख लिया, h अपॉन 4 पाई के बराबर लिया है मैंने, ग्रेटर देन नहीं लिया। कैलकुलेशन में जाता बराबर लेके ही करूंगा, भले ही वो उसमें भी आंसर मेरा एक्यूरेट तो नहीं आएगा। तो डेल्टा वी अगर मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, m डेल्टा x को नीचे ले जाऊंगा। अब h मुझे पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, 4 पाई की वैल्यू मुझे पता है। अब डेल्टा x क्या होगा, न्यूक्लियस का दायरा हम किस में नापते हैं, फर्मी में। और एक फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻15। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10⁻15 वन फर्मी की वैल्यू, क्योंकि सब एसआई यूनिट्स में चल रहा है। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। तो अब मैंने इसका आंसर जब निकाला तो वो ये आया। क्या इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से तेज हो सकता है, नहीं हो सकता। न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को अगर एग्जिस्ट करना है तो इस स्पीड से मूव करना पड़ेगा, और अगर वो इस स्पीड से मूव कर रहा है तो ही वहां पे आप कह सकते हैं कि वो उसकी एग्जिस्टेंस होगी। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? इसके ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको सिंपली फॉर्मूला बेस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके निकालने हैं। ये आपके दूसरा न्यूमेरिकल है, ये भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे डेल्टा प्लस माइनस का मतलब है कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उससे वो +10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। सपोज करो 50 है तो 60 भी हो सकता है और आपका 40 भी हो सकता है। ऐसे करके यहाँ पे पोजीशन में एक्यूरेसी उन्होंने ये बताई। पिकोमीटर को आपको चेंज करना होगा मीटर्स में। तीसरा न्यूमेरिकल में भी सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस कन्वर्जन यहाँ पे अगर कोई यूनिट का करना है तो वो कर सकते हैं। अनसर्टेन पोजीशन यहाँ पे वही +-10⁻10। फोर्थ क्वेश्चन में जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको मान लो 40 ग्राम गोल्फ बॉल दी है, 45 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी दी है लेकिन डेल्टा भी आपको निकालना है, तो इसका 2% निकाल लो। यहाँ इन्होंने 40 लिख दिया, 45 होना चाहिए, तो यहाँ पे 45 का 2% निकाला तो डेल्टा भी है। समझ में आ रहा है? फिर इसको लगाओगे सीधा आपको आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, विद एन एक्यूरेट अप टू इतने परसेंट की एक्यूरेसी है, तो ये एक्चुअल स्पीड उसकी दे रखी है, आपको इसका इतने परसेंटेज कैलकुलेट करके डेल्टा भी निकालना है। और फिर इसको ये वाले फॉर्मूले में रख देना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है डेल्टा एक्स फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो।